Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Today we will start a new chapter of chemistry, that is chapter number 7, electrochemistry. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का आज जो हम करेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इसका, और सेकेंडली हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे विच इज़ रेलिवेंट टू द electrochemistry. First of all, we will see that what is electrochemistry. Electrochemistry is composed of two words, electro and chemistry. Electro का मतलब electricity and chemistry का मतलब है कि the branch of science which involve the chemical reactions. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे या केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. इज़ इट क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि प्रोवाइड करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी की प्रोविज़न की वजह से केमिकल रिएक्शंस होंगे, या फिर केमिकल रिएक्शंस होंगे और उनकी वजह से, केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. ये दो जो है ना इसमें क्लासेस जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और इसको ओवरऑल हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट को हम लोग कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं. ठीक हो गया. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनका आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके. द फर्स्ट वन इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं. तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, spontaneous reaction, and number 2 is called as non-spontaneous reaction. नाउ व्हाट आर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, इमीडिएटली, यानी कि ये वो रिएक्शन है जो खुद ब खुद हो जाते हैं और उसके लिए आपको किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती और ना ही कोई एनर्जी देनी पड़ती है, ना ही कोई दूसरी रिएक्शन कंडीशंस लगानी पड़ती है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाती हैं. ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट लगना. जैसे कि आयरन का एक पीस है, अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में रख दें, जैसे आजकल का मौसम है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, अगर आप इस आयरन के पीस को एटमॉस्फेयर में रख दें और कुछ दिनों के बाद देखते हो कि उसके ऊपर खुद ब खुद रस्टिंग होने लग जाती है. हमने तो कोई इसमें केमिकल्स नहीं डाले हैं, हमने तो कोई इसको हीट प्रोवाइड नहीं की है, बल्कि उसमें खुद ब खुद जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ कंबाइन होके, मॉइस्चर के साथ कंबाइन होके जो है वो रस्ट प्रोड्यूस करना शुरू करता है. दिस इज़ कॉल्ड एज द रस्टिंग ऑफ आयरन. और चूँकि ये खुद ब खुद हुआ है, सो हम कहेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ठीक हो गया. और नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन का मतलब होता है नहीं, यानी कि वो रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते, उनको करवाने के लिए हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ती है, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक करना. ठीक है. हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल H2O है और H2O इज़ अ फॉर्म बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. तो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोबारा से ब्रेक करना, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है. और तो इसका मतलब है कि ये वो रिएक्शन है जो खुद ब खुद नहीं हुए, बल्कि इनको करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इन अ फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. सो इसका मतलब है कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एटम इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ठीक है. यानी कि ये वो रिएक्शन है जो खुद ब खुद नहीं होता. इज़ इट क्लियर? ठीक है. अच्छा जी. नेक्स्ट जो बेसिक जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज़ द विच इज़ रेलिवेंट टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन. नाउ व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन? इफ़ आई डिफाइन द ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी भी किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होना. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन की एडिशन नहीं, दो कंडीशन हम देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन होगी। अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही और उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। यानी कि इन दोनों में से कोई सी भी एक डेफिनेशन एक वक्त में जो है वो फुलफ़िल हो रही है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल देखें हम, we have a compound like the zinc oxide. When it combined with the carbon, then what will happen? This carbon combined with this this oxygen combined with this carbon and form the carbon dioxide gas. अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गई तो जिंक यहाँ पे अकेला रह जाता है। इक्वेशन बैलेंस करूँगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक हो गया। अब इस अगर मैं इक्वेशन में देखूँ तो जिंक ऑक्साइड इट कन्वर्ट इनटू द सिंपल जिंक, यानी कि जिंक में से ऑक्सीजन निकल रही है और किस में जा रही है, इस कार्बन के अंदर। कार्बन उस ऑक्सीजन को ऐड कर रही है। सो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इसके अंदर आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये वाला कौन सा रिएक्शन है, यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। द सेकेंड डेफिनेशन दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। जैसे आपने अभी ऑक्सीडेशन में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका उल्टा कर लें, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन and addition of hydrogen, this is called as a reduction। ठीक है, पहले वाली ही एग्जाम्पल मैं दोबारा से लिख रही हूँ, लाइक द 2 zinc oxide combined with the 1 carbon atom and they form the carbon dioxide and 2 zinc metal। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि किस कंपाउंड में क्या चीज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डेफिनेशन मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पहले ये अकेला कार्बन था, अब ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने प्लस ऑक्सीजन लगा दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड था, जिंक और ऑक्साइड ये 2 एलिमेंट है। अब ये जिंक ऑक्साइड जो है वो खाली किस में कन्वर्ट हो गया है, जिंक में। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी दैट इज़ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, माइनस ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है, तो अब ये 2 काम हो रहे हैं इस सेक्शन में, एक के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और दूसरे में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ये वाला रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हमने भी पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, रिडक्शन। इज इट क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, लाइक द हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन इट कंबाइन विद द क्लोरीन गैस। ठीक है, इट फॉर्म HCl एंड सल्फर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या चीज़ हो रही है। अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो इट मीन्स कि पहले क्लोरीन अलहदा थी, अकेली थी, अब क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे ये क्लोरीन जब इस फॉर्म में आया है तो इसके अंदर क्या चीज़ ऐड हुई है, हाइड्रोजन ऐड हुई है। ठीक है, अगर मैं दूसरा कंपाउंड देखूं तो पहले H2S है, यानी कि हाइड्रोजन एंड सल्फ़र। ये हाइड्रोजन और सल्फ़र अब अकेला किस में कन्वर्ट हो गया है, सिंपल S में, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन निकल गई है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, हाइड्रोजन माइनस हो गई है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। तो उसका मतलब है कि ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने भी पढ़ा है कि इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो ये क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हुई है।
ठीक है। तो एक वक्त में कोई सी भी एक डेफिनेशन जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी, तो वो हम उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक रिएक्शन में दोनों ही डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हों। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे ये देखें कि ये कंप्लीट एक रिएक्शन है, इस कंप्लीट रिएक्शन में आधा ऑक्सीडेशन है, आधा रिडक्शन है। ये भी एक कंप्लीट एक रिएक्शन है, इस कंप्लीट रिएक्शन में आधा रिडक्शन है और आधा क्या है, ऑक्सीडेशन है। सो आई कैन से डैट कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो अगर उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें लाजमी रिडक्शन भी होती है। यानी कि अगर कोई एटम ऑक्सीजन निकालता है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एटम होगा जो उस ऑक्सीजन को गेन कर ले। ठीक है। या अगर कोई हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो उस हाइड्रोजन को ऐड कर ले। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके दो पार्ट हमेशा होते हैं, डैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब मैं बजाय इसके कि इसको बोलूँ कि भाई ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, इसके लिए मैं एक अलहदा वर्ड इस्तेमाल कर लेती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड एज द रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब है ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन भी होते हैं, वो दोनों को रिडॉक्स बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक हो गया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक HCl। ठीक है। व्हेन इट कंबाइन विद एनी मेटल लाइक सोडियम Na। ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl, और इसमें से क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो अब इसमें देखें कि हमारा यहाँ पे ये जो एक रिएक्शन है, इसमें अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ, पहले सोडियम अकेला था, अब सोडियम के साथ क्लोरीन है, क्लोरीन ऐड हो गई है। ठीक है। और अब यहाँ पे HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दो एटम थे, अब यहाँ पे क्लोरीन निकल के खाली क्या रह गई है, हाइड्रोजन। यानी कि इस पूरे रिएक्शन में मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है। इज़ इट? यहाँ पे हाइड्रोजन अकेली रह रही है, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव या ऐड नहीं हो रही है। इसी तरह से ये सोडियम के साथ क्लोरीन ऐड हो रही है, इस सोडियम के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऐड या रिमूव नहीं हो रही है। सो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, या इसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इन इफेक्ट इस दुनिया में जितने भी रिएक्शन है वो सब के सब रिडॉक्स हैं, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लाजमी हो रही होती है। तो इस रिएक्शन में हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक और डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब वो क्या चीज़ है, इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बेस पे अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन का इन एंड आउट होने पे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो मैं कहती हूँ उस एटम की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से रिडक्शन इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स होने की वजह से अगर यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक मेटल है। ठीक है। और मेटल्स को हमें पता है कि मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे हैव टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इसलिए इसी नेचर को कंटिन्यू रखते हुए जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर देंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जिंक मेटल है, पहले इस जिंक के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके ऊपर 0 चार्ज है। आफ्टर द रिएक्शन इट गेट द +2 चार्ज। और प्लस चार्ज आपको पता है कि हमेशा तब भी आता है जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ठीक है। ये तो आपको पता नहीं कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि चूँकि स्टार्ट में एटम जब उस एटम ने रिएक्शन नहीं किया हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल होती है और प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि वो एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, प्लस चार्ज, और इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2। ठीक है, यहाँ पे भी इंडिकेट हो रहा है उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसलिए इस वजह से उसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। अब जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिमूवल इन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो ये रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या करता है कि भाई डेफिनेटली प्रोटॉन है, एक आयनिक स्पीशी है और इसने अपने आप को स्टेबलाइज़ करना है। तो स्टेबलाइज़ करने के लिए क्या करेगा कि ये कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर 2 हाइड्रोजन आयन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। इज़ इट क्लियर। तो कोई भी एक आयनिक स्पीशी है, उसने अगर आपने आपको स्टेबल करना है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करी है टू फॉर्म अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो अब इसमें हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सो दिस विल बी द रिडक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, लाइक Fe+2, दिस इज कॉल्ड एज द फेरस। फेरस अगर फेरिक में कन्वर्ट होता है, फेरिक होता है Fe+3। ठीक है, +2 से +3 में जा रहा है, यानी कि उसका प्लस चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। प्लस चार्ज इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसने एक और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है इट गेट द +3 चार्ज। तो यहाँ पे भी देखिए फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑक्सीडेशन। ठीक है, या अगर मैं क्लोरीन गैस की बात करती हूँ, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड इट फॉर्म द क्लोराइड आयन। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना रहा है, सो दिस विल बी द रिडक्शन। समझ आ गई इस चीज़ की। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई सारे के सारे रिएक्शंस जब भी होते हैं तो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करते हैं टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, और इलेक्ट्रॉन का लूज़ और गेन होना ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखें, आपने फॉर्मेशन ऑफ NaCl पढ़ी है। Na, सोडियम एंड मेटल एंड क्लोरीन गैस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म NaCl। ठीक है, अब अगर मैं ये रिएक्शन देखूं तो अभी मैंने बोला है कि इस दुनिया में जितने भी रिएक्शन है वो सब के सब रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मुझे इस रिएक्शन में कहीं भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की एडिशन कहीं भी नज़र नहीं आ रही। सो इसका मतलब है कि इस रिएक्शंस को मैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताऊँगी कि भाई किसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, अगर सोडियम मेटल की बात करें तो सोडियम इज़ मेटल और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और सेकेंडली सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्टेट कंप्लीट करती है। ठीक है, सो इट लूज़ इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट गेन द 1 चार्ज। और अगर 2 सोडियम एटम होंगे तो 2 सोडियम आयन बनेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, 2। ठीक हो गया, तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से सेकंड वन रिएक्शन है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा आपके हमारे पास, क्लोराइड आयन। और अगर क्लोरीन के 2 एटम होंगे यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे तो डेफिनेटली एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2, और वो कितने आयन्स बना देंगे, 2। सो दिस विल बी द रिडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इनका ओवरऑल रिएक्शन देखूँ, यानी कि इन दोनों को रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूँ, तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि जो एरो के लेफ़्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स होती हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं, और राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स होती हैं हम उनको ऐड कर लेते हैं।
ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे मैं इन दोनों रिएक्शंस की बात करी, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है मैंने। तो इन दोनों रिएक्शंस की लेफ़्ट साइड पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, 2Na, और यहाँ पे क्या था, Cl2, और यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एरोहेड, ये मैंने एरोहेड के इस तरफ वाली, इस दोनों रिएक्शन में जो लेफ़्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स थी वो मैंने इन सबको ऐड करके लिख लिया। इसी तरह से अब राइट साइड पे जो प्रोडक्ट, राइट साइड पे सारी की सारी प्रोडक्ट होते हैं, तो उन प्रोडक्ट को मैं सबको ऐड करके लिख लूँगी। अब प्रोडक्ट में कौन कौन है, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 क्लोराइड आयन। इज़ इट क्लियर? ठीक है, ये मेरे पास एक ओवरऑल रिएक्शन आ गया। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में, ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे आया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करके। ठीक है, तो ऐड करके आया है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऐसा रिएक्शन हो जाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, क्योंकि ये दोनों की एडिशन से बना है। अब अगर इस रिएक्शन में देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी इन सबको मैं, बाकी मेरे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन रहा है मैं उसको कंबाइन करके लिखती हूँ। 2Na प्लस Cl2 गिव्स अस 2Na आइन एंड 2 क्लोराइड आइन। तो प्लस और माइनस दोनों आइन्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 2NaCl। ठीक है, सो दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। ऑक्सीडेशन किस में हुई, सोडियम में, और रिडक्शन किस में हुई, क्लोरीन में, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इज़ इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशंस हैं, अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो 3 तरह की डेफिनेशंस बनती हैं। ठीक है, द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ दैट, अभी मैं ये ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, that is addition of oxygen, number 2 removal of hydrogen, and number 3 removal of electrons। ये सारी की सारी डेफिनेशन किसकी है, ऑक्सीडेशन की। अगर इन तीनों में से कोई भी एक काम हो रहा होगा तो उसका मतलब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये नहीं कि तीनों एक साथ, तीनों में से कोई भी एक। ठीक है, इस तरह से रिडक्शन जो है, रिडक्शन को कैसे हमने डिफ़ाइन किया है, रिडक्शन क्या होती है, इसी का उल्ट। रिडक्शन मीन्स नंबर 1 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड नंबर 3 addition of electrons। Is it clear? So this is all about the oxidation and reduction reactions. Thank you.